जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग बताइए। ऑल ओके। बढ़िया, खुश हैं, मज़े में हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें। सबसे पहले तो मेंसुरेशन 2D हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके क्लास नोट्स जो हैं वो अपलोड हो गए हैं और अपलोड आप लोग देख लेंगे। अब बारी है मेंसुरेशन के 3D की। आज हम दो क्लासेस करने वाले हैं। अभी जो क्लास होगी वो 12 बजे से 1:30 बजे तक होगी और दूसरी क्लास 1:30 बजे से 2:30 बजे तक होगी। ठीक है, क्योंकि 3 दिन आप लोगों की क्लासेस बंद थी, इस वजह से आज मैंने दो क्लासेस लगाई हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो रात में भी क्लास लग सकती है एक और, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर अप कर सकें लिमिटेड टाइम के अंदर। इसके अलावा जो हमारा नया बैच था, जैसे हमारा शेरशाह बैच जो था, शेरशाह बैच में जो अलजेब्रा टॉपिक है वो आपको 14 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 14 फरवरी से आप लोगों का एडवांस मैथ में अलजेब्रा से स्टार्ट होगा और 14 फरवरी से अरिथमेटिक जो है वो टाइम एंड वर्क आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा लाइव। ठीक है, 14 फरवरी से प्रॉपर तरीके से 2 टाइम पर क्लासेस चलेंगी। शेरशाह बैच में, मैं बार बार बता रहा हूँ, शेरशाह बैच में 2 टाइम पर क्लासेस चलेंगी जिनका एडवांस 14 फरवरी से अलजेब्रा होगा और अरिथमेटिक में टाइम एंड वर्क होगा। और मेंसुरेशन में 14 फेब के पहले खत्म कर दूंगा, आप चिंता मत करो। 14 फेब के पहले जो हमारा मेंसुरेशन 3D है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वीओडी बैचेस में जो 2-3 छोटे छोटे टॉपिक हैं वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। वीओडी बैच को पूरा का पूरा सीक्वेंस वाइज हमने अरेंज करवा दिया है। परसेंटेज की क्लास 1, परसेंटेज की क्लास 2, इस तरीके से कर करके सारे टॉपिक्स को एकदम सीक्वेंस वे में मैंने अरेंज करवा दिया है, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डाटा इंटरप्रिटेशन की भी क्लासेस बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि जो मैं चाहता हूं कि डाटा इंटरप्रिटेशन 2 क्लासेस में भी खत्म हो सकते हैं और डाटा इंटरप्रिटेशन 5 क्लासेस में भी खत्म हो सकते हैं। लेकिन 5 क्लासेस में जो कंटेंट हम आपको देंगे वो बहुत ही खूबसूरत कंटेंट होगा। तो थोड़ा सा मैं वेट कर रहा था कि जैसे सीजल 2020 के क्वेश्चंस हैं, सीएचएसएल 2020 के क्वेश्चंस हैं, वैसे यहाँ पर हमें अगर सीजल 2021 के भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं या मेंस के क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं तो हम उनका भी क्वेश्चन अपडेट करवा के तब साथ में डीआई करवा देंगे, जो कि सबसे ज़्यादा अपडेटेड होगा। तो आज बात करते हैं मेंसुरेशन के 3D के बारे में। 3D में जो आपको मैंने शीट दी है उसको आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा जो अगर मैं आपको बात करूं तो 3D में आपको एक एक फिगर के बारे में जानना है। 3D में कितने फिगर होते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या कहानी होती है उनकी, क्या टोटल सरफेस एरिया होता है, क्या लेटरल सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, सब कुछ जो है हम यहाँ पर पूरा बढ़िया तरीके से एक एक पॉइंट हम आपको क्लैरिफाई करवाते रहेंगे। एक एक पॉइंट हम आपको क्लैरिफाई करवाते रहेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है आपको। ठीक है, शीट्स के माध्यम से सभी सवालों को मैंने यहाँ पर पुटअप करने की कोशिश किया, क्योंकि अगर मैं इसमें थ्योरी ऐड करवा देता तो फिर वो 15-20 पन्ने फालतू हो जाते हैं हमारे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम टेकिंग हो जाता। तो जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो पूरा का पूरा आपको क्लास नोट्स में हमारे मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मेंसुरेशन में सबसे पहला जो फिगर होगा वो होगा क्यूब एंड क्यूबॉइड। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप शीट में आगे देखेंगे आपको कोन भी मिलेगा, फिर उसके बाद सिलेंडर भी मिलेगा, फिर स्फेयर भी मिलेगा, प्रिज्म होगा, पिरामिड होगा, जितने भी मेंसुरेशन में 3D में फिगर्स होते हैं वो सभी चीजें मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने टॉपिक को लेकर कि मेंसुरेशन जो 3D है, यहाँ पर अगर हम बात करें, एक शब्द यहाँ छूट गया है, उस शब्द को आप लोग ऐड कर लीजिए। ठीक है, और वो जो शब्द छूटा है वो क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3D शब्द यहाँ पर गायब है, आप यहाँ पर इसको 3D मेंशन कर लीजिए। क्या मेंशन कर लीजिए यहाँ पे? 3D। खैर आपके शीट में है। अब ये 3D का मतलब क्या होता है? 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। ठीक है, यहाँ 3D शब्द ऐड है ही, मेंसुरेशन का 3D जो है वो यहाँ पर है ही। 3D का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल, जिसके 3 डायमेंशन हो, यानी जिसके पास लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। ठीक है, जिसके पास लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, उसको हम कहते हैं 3D फिगर। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं वो क्या है? एक 3D फिगर है। जैसे अगर हम बात करें इसकी तो ये क्या है? एक 3D फिगर है। अगर हम बात करें जैसे हमारा ये मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, अब ये मोबाइल क्या है? तो ये मोबाइल भी हमारा 3D है। कैसे? तो ये मोबाइल 3D ऐसे हो गया जैसे मानो आपका ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, और ये जो इसका मोटाईपन हो गया ना, ये हो गया ऊंचाई। तो ये भी जो हो गया वो क्या हो गया? ये भी हमारा एक 3D फिगर हो गया। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो हमें इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है। 3D का मतलब जिसके पास लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। ठीक है सर, आप मैथ्स का डर खत्म कर दिए। लव यू सर, यू आर बेस्ट। धन्यवाद भाई। ठीक है, चलो चलो
सौरभ सिंह, जो आपने कहा है मेरे भाई, चिंता मत करो, जितनी चीज़ें पहले पढ़ाई हैं आप उनको पढ़ो, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम नहीं है, भाई जितना पढ़ाया पहले उसको पढ़ो तो सही। जो चीज़ें नहीं है वो मैं डाल दूंगा, आपकी एक बात मैं समझ गया एक बार में। जिसके बैच में जो जो वीडियो नहीं है वो अपलोड हो जाएंगे यार। जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ पहले उस पर पढ़ने की कोशिश करो आप लोग। मेरे भाई मेरे दोस्त, आप लोगों को यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो डालना मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अपडेट करके वीडियो, नई वीडियोस आप लोगों के लिए डालूं, ताकि उससे आप लोगों का फायदा हो सके अपकमिंग एग्जाम्स तक। आप लोग इंक्वायरी नंबर पे फोन करके बोलते हो सर मेरे बैच में ये वाली वीडियो नहीं है, सर वीओडी बैच में ये वीडियो नहीं है। मुझे पता है वो वीडियो नहीं है, मुझसे बेहतर कौन जानता है, लेकिन मैं अभी उसको अपलोड क्यों नहीं कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि पहले जो 300 घंटे पढ़ा रखे हैं मैंने, आप उसको पढ़ो तो सही पहले। जो टॉपिक नहीं है वो मुझे पता है, उसको मैं अपलोड करवाऊंगा, और उसको मैं नया शूट कर रहा हूँ, नई रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप देख लेना, HCF LCM की वीडियो आप कह रहे हो वीओडी बैच में नहीं है, मुझे पता है। ठंडी के कपड़े में बकायदा रिकॉर्ड करके मैं दूंगा आपको, आप उससे देख लेना। नए सवाल होंगे सारे के सारे, वो भी देख लेना। इस साल के मेंस के क्वेश्चन होंगे, वो भी देखना। क्योंकि मेरा हमेशा से, मैं किस पे काम करता हूँ, आप लोगों के बेनिफिट पे ही तो काम करता हूँ ना, कि जिससे आप लोगों का बेनिफिट हो सके। तो बेनिफिट होगा, बस इस पॉइंट पे आप फायदे पे रहोगे, नया कंटेंट मिलेगा, यही आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है, चिंता मत करो। तो देखो 3D में बहुत सारे फिगर्स होते हैं। 3D में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हमें क्या क्या पढ़ना होता है। पहले तो हम बात करते हैं कि मेंसुरेशन के 3D का क्या प्रभाव है। तो अगर मेंसुरेशन से हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो प्री में जो हमारा सवाल आता है वो 1 सवाल से 2 सवाल होते हैं, ठीक है। और सिर्फ 3D की, 2D की मैं बात नहीं कर रहा। और मेंस में देखो भाई, मेंस में कम से कम है ना, मैं आपको बताऊं तो 4 से 5 सवाल आपको मिलते हैं। लेकिन ये जो भी सवाल होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, ये सवाल कैलकुलेटिव है। अगर हम नए पैटर्न की बात करें तो नए पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे कैलकुलेटिव हैं, ठीक है। एक वक्त होता था, पहले के समय होते थे जहां पर सवाल इजी पूछे जाते थे। अब जो सवाल पूछा जाता है वो कैलकुलेटिव पूछा जाता है। डेटा जो होता है वो बहुत हाई लेवल का दिया जाता है। पहले 10, 12, 15 था, तो अब 101, 18, 19 ऐसे करके डेटा दिया जाता है, जिनको गुना करने में दिमाग खराब हो। तो ये जो मेंसुरेशन की जितनी भी मैं क्लासेस कराऊंगा, ये कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन को भी इंप्रूव करेगा। तो जैसे आप कहते हैं कैलकुलेशन ट्रिक्स बताओ, कैलकुलेशन ट्रिक्स जो है वो मैं साथ के साथ बताते चलूंगा, और उसके माध्यम से आपकी प्रैक्टिस भी कराते चलूंगा, ठीक है। उसके माध्यम से हम आपकी प्रैक्टिस भी कराते चलेंगे, ताकि उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि आपका कैलकुलेशन बेहतर हो जाएगा, कैलकुलेशन आपका बहुत बेहतर होता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि अलग से सीखना और फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, उससे कभी भी कैलकुलेशन नहीं बढ़ता है। स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये मैं पता कर लूं, लेकिन अगर स्क्वायर निकालना कहाँ पर है या क्वेश्चंस में इम्प्लाई ना करूं, तो उससे मेरे कैलकुलेशन अच्छे नहीं होंगे। तो मुझे इस बात पर देना है कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो भी याद होना चाहिए, और साथ में मैं उसको सही जगह पर सही टाइम पर इम्प्लीमेंट भी कर पाऊं। तो ये मेंसुरेशन का टॉपिक आपके कैलकुलेशन को अनदर लेवल पर लेकर जाने वाला है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर प्री और मेंस के सभी सवालों को, यानी ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें हमें पढ़ना है क्यूब, फिर उसके बाद पढ़ना है क्यूबर्ड, ठीक है, घन घनाभ हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्यूब क्यूबर्ड से थोड़ा सा बढ़कर, मैं अभी इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में भी सारी बातें आप लोग को बता दूंगा, चिंता मत करो। फिर हमें पढ़ना है सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब हो गया बेलन। फिर उसके बाद पढ़ना है कोन, कोन का मतलब हो गया शंकु, ठीक है। क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्फेयर, गोला हो गया जिसको। स्फेयर के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर हेमी स्फेयर, अर्धगोला जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब इन सभी पॉइंट्स को पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे प्रिज्म क्या होता है, और फिर हम पढ़ेंगे पिरामिड क्या होता है, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है। क्योंकि जब हम स्फेयर पढ़ रहे होंगे या कोन पढ़ रहे होंगे, तो कोन के साथ साथ एक और टॉपिक को हम पढ़ेंगे, वो होगा फ्रस्टम, ठीक है। फ्रस्टम क्या होता है, तो कोन को काट कर बनता है। यानी मुख्यतः तो मेन हमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड, और ये जब सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लगाएंगे कुछ मिक्स फिगर्स के क्वेश्चन। मिक्स फिगर के क्वेश्चन कैसे, मिक्स फिगर का क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, जैसे मान लो कि आपने खिलौना बनाया, खिलौना का जो आधार है वो अर्धगोलार्ध है, और उसके ऊपर हमने एक शंकु को बिठा दिया, तो ये मिक्स फिगर हो गया, जहां पर हेमिस्फीयर के ऊपर कोन को रखा गया है। इसी तरीके से बहुत सारे मिक्स फिगर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर मिक्स फिगर को करने के बाद हम सभी के सभी
टीसीएस के अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लगाएंगे जो थोड़े से नए पैटर्न पर हैं, ठीक है, जिनका कहीं ना कहीं इन सभी का समावेश से मिलाकर वो सवाल बना हुआ है। साथ में जितने भी क्वेश्चंस हम इस 3D में करने वाले हैं ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको टाइप वाइज मिलेंगे। देखते चलो, मैं आपको खासियत बता देता हूं। अगर आप अपने शीट में देखेंगे तो ये पूरा का पूरा आपको टाइप वाइज होगा, ठीक है। टाइप वाइज कैसे होगा, जैसे पहले क्यूब के हैं तो क्यूब के क्वेश्चंस एक साथ, फिर क्यूबवर्ड के हैं तो क्यूबवर्ड के क्वेश्चंस एक साथ, इस तरीके से टाइप वाइज होगा। टाइप वाइज के साथ आपको लेवल वाइज भी देने की कोशिश की गई है। लेवल वाइज कैसे, जैसे अगर मैं मान लो क्यूब के बारे में बात करता हूं तो क्यूब के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है एरिया निकालो, फिर उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है वॉल्यूम निकालो, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, उसके बाद क्वेश्चंस हमारे और भी खतरनाक आते हैं कि 50 क्यूब को एक के साथ एक रख दिया तो क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, और 50 सवाल हमसे पूछे जाते हैं। इस क्यूबवर्ड के अंदर नल से हम पानी डाल रहे हैं, पानी की रफ्तार इतनी है, 100 कहानियां होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ाते चलेंगे। इससे क्या होगा कि लेवल बढ़ाने के साथ साथ हम सभी रीसेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन पे भी फोकस करेंगे। जैसे मानो कि हमारा एमटीएस है, एमटीएस में सबसे ज्यादा मेंसुरेशन के सवाल होते हैं। फिर उसके बाद हम सीएचएसएल के भी क्वेश्चंस को टच करेंगे, सीजीएल के भी क्वेश्चंस को टच करेंगे, फिर मेंस के भी क्वेश्चंस को टच करेंगे। इसके अलावा जैसे सीपीओ हो गया, बैंकिंग हो गई या रेलवे हो गए, इन सभी एग्जाम्स के बारे में अच्छे तरीके से जो जो सवाल पूछे जाते हैं उनको हम कवर अप करते चलेंगे। यानी ओवरऑल ये कंप्लीट वीडियो हो जाएगी आपके मेंसुरेशन के 3D को लेकर। जितना अगर आप कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर लेंगे। तो टाइप वाइज भी होगा और लेवल वाइज भी होगा, हर एक कैटेगरी को हम टच करने वाले हैं और बेसिक से हाई लेवल तक जाने वाले हैं। थ्योरी की जो भी बातें होंगी वो मैं आपको क्लास में बताऊंगा भाई, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अनदर लेवल पर आपका कॉन्फिडेंस जाएगा, चीजों को आप समझ पाओगे। जहां पर भी डाउट होगा वहां पर आप तुरंत पूछ सकते हो, क्योंकि ये लाइव क्लास चल रही है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और ये सभी के लिए एक बेनिफिट की बात है। तो सबसे पहले हम पहले फिगर की बात करते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ने वाला हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में पिछले 3 सालों में आया है और वो मैंने स्किप कर दिया हो। हर सवाल का जहां पर जरूरत होगा स्मार्ट अप्रोच हम आपको बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके बेनिफिट कराने की पूरी कोशिश की जाएगी कि जितने भी सवाल हैं वो आपके करेक्ट आए पेपर में। कैलकुलेशन को कहाँ ट्रिक लगाकर सॉल्व करना है, कहाँ फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है, एक एग्जाम सीडीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दुर्गे सिंह चिंता मत करो, मैंने क्या ना एंड ऑल एग्जाम्स, उसके अलावा ऑल एग्जाम्स जितने भी हैं सभी एग्जाम्स को कवर करेगा, इसके लिए चिंता मत करो आप। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूब के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं क्यूब के बारे में, फिर बात करेंगे हम क्यूबवर्ड के बारे में। कोई दिक्कत की बात है, देखो सारे क्वेश्चंस आप देखते चलो ना। मैंने पहला क्वेश्चन ही सीजीएल का प्री का डाला हुआ है, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ही आपके मेंस का है, फिर उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर मेंस का है। तो बहुत सारे यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी सारे के सारे प्रीवियस ईयर के साथ मैंने अपडेट करवा दिए हैं। मैंने कहा खुद से क्वेश्चन देने से बेहतर है कि बच्चों को नए तरह के सवालों पर प्रैक्टिस करवाई जाए। इससे फायदा मेरे भाई ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, कि आप लोगों का नए पैटर्न पर बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। देखो सारे के सारे एमटीएस से लेकर सीजीएल मेन से लेकर सीपीओ से लेकर सारे नए सवाल, ताकि ये जो डेटा दिए गए हैं इन पर आपकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए और जब आप किसी भी कंपनी का मॉक टेस्ट लगाएं या जब आप पेपर देने जाएं तो एक आपका बढ़िया स्कोर निखर कर आए। और जो टाइप आपके प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए हैं वो टाइप के क्वेश्चंस मैंने खुद सेट किए हैं और उनको भी मैंने फिट किया है कि अगर फ्यूचर में उसके ऊपर भी सवाल आता है तो आप उसको बना सकें, ठीक है। तो इसके ऊपर पूरा बढ़िया तरीके से मेहनत हुआ है, बहुत काम हुआ है, एक एक पॉइंट पर बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ है। 1.5 महीने लगे हैं पूरे के पूरे इस कंटेंट को प्रिपेयर करने में, ताकि आप तक ये बहुत अच्छे से पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला फिगर वो है हमारा क्यूब। क्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं, तो क्यूब को हमारा हिंदी में घन कहते हैं। क्या कहते हैं, घन कहते हैं, धन नहीं कहते, घन कहते हैं, ठीक है। क्यूब कैसा फिगर होता है, तो अगर आप स्क्वायर को मिलाकर बना दो, ठीक है। जैसे मानो आपने बचपन में पढ़ा होगा ना कि एक यहाँ स्क्वायर है, डाइस जानते हो ना, डाइस, डाइस का मतलब क्या हो गया, पासा। और यही पासे को अगर आप जो है देखोगे तो जो पासा आप खेलते हो ना वही पासा क्या कहलाता है, वही पासा आपका क्यूब कहलाता है। जो पासा आप खेलते हो वो पासा क्या है, वो पासा क्यूब है। वो पासा क्या है, तो क्यूब है, यहाँ पर समझेंगे। ये जो पासा आप खेल रहे हैं यही पासा क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो क्यूब की अगर हम भुजा बोलते हैं, क्यूब किससे बना है, तो स्क्वायर से बना है, इस बात को ध्यान रखना। क्यूब का
जो भी बेस होता है वो हमेशा स्क्वायर होता है, यानी जितनी इसकी लंबाई होती है उतनी ही इसकी चौड़ाई भी होती है और उतनी ही इसकी ऊंचाई भी होती है। तो एक पासा यानी एक डाइस आप देखेंगे एकदम बराबर होगा, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी ऊंचाई, और इसी को हम क्या कहते हैं, तो क्यूब कहते हैं। मुजफ्फर कहते हैं सर प्लीज डू रिप्लाई, लव फ्रॉम कश्मीर, लव यू भाई, ठीक है, लव यू ऑल, क्रेजी टीचिंग है चलो आ जाओ। तो अब यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्यूब के बारे में हमें क्या क्या जानना है। तो क्यूब का अगर हमारा साइड जो होता है, अगर हम उसको बात करें कि वो ए है, तो क्यूब में क्या क्या हो सकता है सोचो। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, आपने अगर पासा देखा होगा तो आप समझ रहे होंगे कि यार पासा से संबंधित क्या क्या हो सकता है। तो पासा के सतह को जब आप टच करते हो, पासा के सतह को टच करते हो, जो आप उसको अपने हाथ में पकड़ते हो, ऐसे ऐसे रगड़ते हो उसको फेंकने के लिए, तो आप जो उसको टच करते हो और जहां तक उसको टच कर सकते हो वो होता है उसका क्षेत्रफल, यानी वो होता है एरिया। तो कितने साइडों को आप टच कर सकते हो, कितने एरिया को, तो आप बोलोगे सर उसके 6 साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ऊपर एक 5 और नीचे एक 6। और मैंने पूछा आपसे कि एक साइड की एरिया कितनी होती है, तो आप बोलते हो सर अगर कोई एक सरफेस का एरिया निकाले, तो जैसे इसी सरफेस में देखोगे तो ये सरफेस एक स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया कैसे होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर, तो पूरे के पूरे 6 सरफेस का एरिया कितना होगा, 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक, टोटल सरफेस एरिया। जैसे अगर आप इस कमरे में बैठे हैं, जिस कमरे में मैं हूं, तो इस कमरे में टोटल 6 सरफेस हैं। मेरे राइट साइड की दीवार, मेरे लेफ्ट साइड की दीवार, मेरे सामने की दीवार, मेरे पीछे की दीवार, 4 सरफेस हो गए। एक ऊपर का छत हो गया, नीचे का जमीन हो गया, 6 साइड हो गए, ठीक है। अगर मैं एक साइड के दीवार की एरिया को ए स्क्वायर मानता हूं, तो पूरे कमरे की एरिया कितनी हो जाएगी, 6a स्क्वायर हो जाएगी। तो दो चीजें पूछी जाती हैं, एक होता है लैटरल सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। जैसे इसके बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले देखो साइड होता है हमारा 6। अगर हम उसके बाद बात करते हैं फेस को लेकर कि इसके कितने फेस होते हैं, तो 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्टेक्स को लेकर कि इसके कोण कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके कितने वर्टेक्स हो जाएंगे, तो 8 वर्टेक्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं। फिर यहां पर जो हमारा सवाल बनता है वो किस पर बनता है, तो लेटरल सरफेस एरिया भी आप कह सकते हो या फिर आप कर्व सरफेस एरिया भी कह सकते हो। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया को कभी कभी हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं, 4 दीवारों की, ठीक है, 4 दीवारों की। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कहते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का एरिया। और 4 वॉल्स कौन कौन सा होता है, जैसे दीवार जो है ना, छत को दीवार नहीं कहते, जमीन को दीवार नहीं कहते। दीवार कौन होता है, दाहिने साइड की जो दीवार हो गई, लेफ्ट साइड की दीवार हो गई, राइट साइड जो सामने है वो दीवार है, जो मेरे पीछे है वो दीवार है। बाकी ऊपर तो सीलिंग है और नीचे तो रूफ है, नीचे जो है वो जमीन है, ऊपर सीलिंग हो गया। तो इसलिए 4 वॉल्स का एरिया जब भी बोले, यानी हमें 4 सरफेस का एरिया लेना है। एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर, तो 4 सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर, तो 4 सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां पर अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया को लेके कि सर टोटल कितना होगा, तो टोटल निकालने के लिए क्या होगा कि ये 4 दीवारों का एरिया 4a स्क्वायर, एक छत का एरिया ले लेंगे 5a स्क्वायर और एक नीचे का एरिया ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। यानी टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तो 6a स्क्वायर, ठीक। उसके बाद जो आता है इंपॉर्टेंट टर्म आता है आपके लिए, जो मोस्ट पढ़ना होता है, वो होता है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि आप उसके अंदर कितना सामान रख सकते हो। या जैसे अगर मानो कि कोई पासा आपने बनाया है, जैसे कल के दिन आप एक कंपनी बनाते हो, पासा बनाने वाली कंपनी, और उस कंपनी में आपको जो है ये देखना है कि यार कितना मीटर क्यूब प्लास्टिक लगेगा एक डाइस को बनाने में, पासा को बनाने में। तो जो भी आपका जो मटेरियल लगता है उस फिगर को बनाने में, वो मटेरियल हमेशा क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। जो भी मटेरियल लगता है, कभी ऐसा देखा है अंदर से पासा खोखला हो, काटोगे तब भी अंदर सामान निकलेगा। यानी जितना मटेरियल आपको लगता है किसी भी पॉलीगन को, जैसे मानो कि मैंने प्लास्टिक को पिघलाकर इस खांचे के अंदर डाल दिया, तो जो भी मटेरियल है जहां जहां तक ये खांचा भरा, वो पूरा का पूरा क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वॉल्यूम बराबर हमेशा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, वॉल्यूम बराबर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। या फिर हमेशा ऐसा कह सकते हो कि वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट।
बेस के एरिया को हाइट से गुना कर देते हैं। किसी भी प्रिज्म का एरिया वॉल्यूम निकालना है तो उसके बेस के एरिया को उसके हाइट से गुना कर दो। बेस का एरिया क्या है, साइड इंटू साइड है, और हाइट क्या है, ए है, यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हमारा ए क्यूब हो जाएगा। तो बस इसी पर आपका सवाल पूछा जाता है। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, और वॉल्यूम हो जाएगा। ये किसके लिए है यहाँ पर, तो ये जो हो गया हमारा क्यूब के लिए है। अगर ये हमारा क्यूब के लिए है मेरे भाई, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम कह सकते हैं क्यूबॉइड के लिए। ठीक है, क्यूबॉइड। अब नेक्स्ट फिगर हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो क्यूबॉइड के, घनाभ इसको कहते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, तो घनाभ हो गया। ठीक, अब घनाभ के बारे में जानते हैं कि घनाभ क्या फिगर क्या होता है। अब देखो, घनाभ जो हो गया वो आपका एक हाथ में आपका किताब हो गया, घनाभ का मतलब आपका मोबाइल हो गया, घनाभ का मतलब जो हो गया वो एक तरीके से जिस आप कमरे में बैठे हो वो हो गया। तो घनाभ कैसे बनता है, घनाभ का मतलब ये हो जाता है कि अगर हम इसके बेस को स्क्वायर ना बनाकर ऐसे रेक्टेंगल बना दें, कि अगर हम ऐसे दो रेक्टेंगल्स को लें और इसका जो बेस है वो स्क्वायर ना होकर रेक्टेंगल हो जाए, तो ये क्यूब से किस में तब्दील हो जाता है, ये क्यूब से क्यूबॉइड में तब्दील हो जाता है। फिर ये बोलता है कि हम क्यूब नहीं रहे, हम तो क्यूबॉइड हो गए। क्यों, क्योंकि तुमने हमारी लंबाई को अलग बना दिया, तुमने कहा कि ये हमारा एल है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने कहा कि ये भैया हमारा बी है, और ये हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया। ठीक है, यानी इस बात को समझेंगे कि जो क्यूब का फिगर बनता है वो स्क्वायर से बनता है, और जो क्यूबॉइड यानी घनाभ बनता है वो किससे बनता है, तो वो एक रेक्टेंगल से बनता है, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सेम तरीके से इसकी भुजाएं अलग अलग होती हैं, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग। इसमें भी 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 8 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, चलो सर, योर प्रॉफिट एंड लॉस लेक्चर वाज टू गुड, मेरे सभी आंसर्स आ रहे हैं, क्या बात है, बढ़िया है भाई, मौज करो यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पर भी सेम तरीके से सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, या तो बोलोगे सर CSA हो गया, या बोलोगे सर LSA हो गया, कोई लैटरल सरफेस एरिया कहीं दिया जाता है, कहीं कर्व सरफेस एरिया दिया जाता है, या कहीं पर आप बोलोगे तो सर 4 वॉल्स की एरिया हो गई, 4 वॉल्स का एरिया हो गया, यहाँ पर एरिया ऑफ 4 वॉल्स आप कह सकते हो। तो ये किसके बराबर है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले, तो ये जो दीवार आएगी सामने वाली, इसका एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, ये जो दीवार आएगी दूसरी वाली, ये वाली पूरी की पूरी, इसका एरिया कितना होगा, तो चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, यानी अगर हम बात करेंगे 4 वॉल्स की एरिया को लेकर, जैसे आप सामने खड़े हो जाओ, आप अपने कमरे में एक बार देखो, तो 4 दीवारों की वैल्यू, यानी सामने वाली दीवार, पीछे वाली दीवार, दाहिने वाली दीवार, बाएं वाली दीवार, ये जो राइट साइड में दीवार है, इसके बेस को देखिए, इसके जमीन को देखिए, अगर उसकी लंबाई को आप L मानते हैं, उसके ऊंचाई को आप H मानते हैं, तो ये जो दीवार दाहिने साइड में आपकी दिखेगी वो लंबाई इंटू ऊंचाई दिखेगी, यानी L इंटू H दिखेगा। कितना दिखेगा, तो L इंटू H दिखेगा। ये आपका राइट साइड अगर ऐसा है, तो आपका लेफ्ट साइड का भी दीवार भी उसी तरीके से होगा। राइट साइड का बेस अगर L है और ऊंचाई H है, तो एरिया LH हो गई, तो लेफ्ट साइड का भी एरिया LH होगा, यानी हम बोलेंगे सर इसका देखो 2 दीवालों का तो वैल्यू आ गया। अब हम सामने वाले दीवार की बात करते हैं। सामने वाली दीवार में हम क्या बोलेंगे, उसका बेस देखो, अगर उसके बेस को B मानते हो, ठीक है, और ऊंचाई को H मानते हो, तो उसका एरिया B इंटू H। अगर उसका एरिया B इंटू H, तो पीछे वाली भी दीवार वैसे ही होगी, और उसका भी एरिया बोलोगे BH, यानी बोलोगे सर 2BH। तो ये हो जाएगा 2LH और ये हो जाएगा 2BH, जिसको कहीं पर किताबों में देखोगे तो 2 इंटू H L प्लस बी, ये भी कहा जाता है कि 2 इंटू L प्लस बी इंटू H, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, जिसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स के नाम से बहुत फेमस भी किया जाता है। कि अगर एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है, इसका मतलब आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है किसी घनाभ का, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू एच, क्योंकि 2 भी कॉमन आ गया, एच भी कॉमन आ गया, तो लंबाई और चौड़ाई हो गया। ठीक है, अब मानो ये तो भैया कर्व सरफेस एरिया हो गया। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो हम टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया को देखेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, तो टोटल सरफेस एरिया के बारे में समझो। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये 4 दीवार भी हमें चाहिए, हमें ऊपर का भी सतह चाहिए, हमें नीचे का भी सतह चाहिए। तो दाहिने साइड और लेफ्ट साइड की दीवार की वैल्यू क्या है, एरिया, तो 2LH है। ठीक है, अगर दाहिने साइड का एरिया LH है, तो लेफ्ट साइड का भी एरिया LH होगा, यानी ये 2 दीवारों की वैल्यू तो 2 इंटू LH आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर
सामने वाली दीवार और पीछे वाली दीवार, इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2BH आ जाएगी आपको, ठीक है। और बात करते हैं जमीन को लेकर, तो जरा जमीन पे एक बार नीचे नजरें गड़ाओ, आप लोग एक बार वीडियो को छोड़ के नीचे नजरें गड़ाओ, बस मेरी बात को सुनो। तो जमीन में देखोगे तो जमीन का एरिया निकालना है। अगर आपका जमीन जो है स्क्वायर के फॉर्म में है तो वो तो क्यूब है, लेकिन अगर वो रेक्टेंगल के फॉर्म में है तो बोलोगे सर ये सामने मेरी लंबाई है और ये मेरी चौड़ाई है, यानी जमीन एक रेक्टेंगल है, आयत है, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। यानी इस कमरे में जिस जमीन पर हूं मैं, उसका क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसी जमीन के बराबर हमारा छत भी है। तो जमीन की अगर क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई है तो छत का क्षेत्रफल भी लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, यानी यहां पर बोलेंगे तो ये हो जाएगा 2LB। 2LB अगर यहां पर कॉमन लोगे तो बोलोगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, जो हम बचपन में पढ़ा करते थे। तो कर्व सरफेस एरिया हो गया हमारा, टोटल सरफेस एरिया हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा आ जाता है, वो क्या आ जाता है, वॉल्यूम, कि भैया वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा। जैसे जिस कमरे में अगर आप बैठे हैं उस कमरे में अगर मैं ये बोलूं कि हवा कहां कहां पर फैला है, तो आप बोलोगे सर हवा हर एक पॉइंट पर फैला हुआ है, यानी हवा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके चल रहा है। तो आप बोलोगे सर हवा का वॉल्यूम निकालना है तो हमेशा बेस के एरिया से हाइट को गुना कर देते हैं। सबसे बढ़िया बताता हूं वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है। जैसे आप क्या करना कि 1 रुपया का एक सिक्का लेना, 1 रुपये के एक सिक्के के ऊपर फिर दूसरा रखना, तीसरा रखना, चौथा रखना, पांचवा रखना। तो आप क्या करोगे, उसको धीरे 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 ऐसे एक एक का सिक्का रखते जाओगे ना, तो ये ऐसे हाइट बनेगा। तो कभी भी अगर वॉल्यूम निकालना होता है तो बेस के एरिया से जितना हाइट दोगे वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। अगर एक सिक्का रखोगे तो वॉल्यूम एक सिक्के के बराबर, 2 रखोगे 2 के बराबर, 3 रखोगे 3 के बराबर। यानी वॉल्यूम निकालने का जो बेस्ट पॉइंट होता है, हमेशा बेस के एरिया को हाइट से गुना करते हैं। बेस का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई है और हाइट हमारा h है, तो वॉल्यूम हमारा LBH हो जाएगा। ठीक है भाई, पॉइंट हो गए क्लियर यहां पे। अब उसके बाद यहां पर उसके बाद हमें यहां पर 2 पॉइंट को और जानना है। ये तो छोटे मोटे पॉइंट हो गए जहां तक हम बचपन में पढ़ते थे। अब इसके बाद 2 पॉइंट जानना है। इसमें 2 डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, और ये 2 डायगोनल के ऊपर बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है इस बात को समझो। तो सबसे पहला होता है कि किसी भी भुजा का विकर्ण, ठीक है, 2 तरह के डायगोनल होंगे। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं आप उसी कमरे में बैठिए। मैंने कहा डायगोनल बनाना है, तो डायगोनल बनाना है तो आप बोलेंगे सर देखो हमारे पास 6 साइड हैं, हर साइड का अपना अपना डायगोनल हो सकता है। जैसे अगर हम अपने दाहिने साइड के दीवार को देखें तो दाहिने साइड के दीवार का सबसे ऊपर वाले पॉइंट से अगर एक लंबा सा हम रस्सी नीचे वाले पॉइंट को टच करवा दें तो वो हमारा डायगोनल हो जाएगा। ऐसे जैसे क्रॉस का साइन कहां कहां बना सकते हो, तो एक दाहिने वाली साइड पे क्रॉस का साइन बन सकता है, लेफ्ट वाली दीवार पे क्रॉस का साइन बन सकता है, सामने वाली दीवार पे क्रॉस का साइन बन सकता है। क्रॉस का साइन का मतलब हो गया डायगोनल। यानी अगर हम बात करें तो हमारे पास जितने साइड होंगे डायगोनल हमारा उतना होगा। यानी यहां पर एक तो हो जाएगा इसका डायगोनल, जिसको हम कह सकते हैं कि सर इस वाले पॉइंट से ये टच करेगा और इस वाले पॉइंट तक जाएगा, ये हो गया इसका डायगोनल। इसमें कोई समस्या की बात तो बोलोगे नहीं सर। अगर खुद सोचो कि ये वाली भुजा A है और ये वाली भुजा A है, तो ये जो साइड का डायगोनल होगा जिसको हम कहते हैं D1, तो ये जो साइड का डायगोनल होगा ना, साइड का जो डायगोनल होगा, साइड के डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, तो साइड के डायगोनल की वैल्यू साइड इंटू साइड, देखो A² प्लस A² यानी √2 है। पाइथागोरस लगाओगे तो जब A होता है तो ये DA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 है। ये √2 कहां से आएगा, तो हम बात करेंगे सर यहां पर ये 90 का कोण बना रहा है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू हो जाएगी √2 इंटू A हो जाएगी। ये साइड का डायगोनल हो गया। और जो तीसरा डायगोनल हो गया वो कौन सा, देखो ये तो हो गया एक डायगोनल। जैसे √2a अगर ये है तो √2a इधर भी होगा, √2a सामने भी होगा, √2a पीछे भी होगा, √2a ऊपर भी होगा, √2a नीचे होगा। और फिर जो दूसरा होता है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम कहते हैं क्यूब का डायगोनल। ये तो साइड का डायगोनल हो गया, और जो होता है क्यूब का डायगोनल वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूब के डायगोनल में अगर हम बात करते हैं तो क्यूब के डायगोनल को हम ये भी कह सकते हैं, जिसके बारे में क्वेश्चन कभी कभी आप देखना, लॉन्गेस्ट रॉड। लॉन्गेस्ट रॉड भी कहा जाता है कि ये लॉन्गेस्ट रॉड, यानी आप इस कमरे में सबसे लंबा रॉड कहां पर लगा सकते हो। आपके इस कमरे में आप बैठे हो ना, आप सबसे लंबा रॉड कहां फिट कर सकते हो, इस बात को समझो। लॉन्गेस्ट रॉड बोल दो, लॉन्गेस्ट रोप बोल दो, लॉन्गेस्ट लेंथ बोल दो। किस कमरे में सबसे बड़ी अगर लंबाई है, लॉन्गेस्ट रॉड ना कह के आप ये कह सकते हो लॉन्गेस्ट लेंथ।
ठीक है, कि इस कमरे में सबसे लंबी भुजा जो होगी वो क्या होगी। यानी लंबाई जो है वो तो समान है, फिक्स है, चौड़ाई जो है वो समान है, वो फिक्स है, ऊंचाई जो है वो समान है, वो फिक्स है। उससे थोड़ी सी लंबाई से और चौड़ाई से बड़ा जो हो जाता है वो डायगोनल हो जाता है। लेकिन क्या इससे भी कुछ लंबा हो सकता है? तो आप बोलोगे हाँ सर, इस कमरे में सबसे लंबा मान सिर्फ एक ही चीज है और वो है इस घन का डायगोनल। ठीक है, अब डायगोनल कौन सा पॉइंट होगा? तो आप जहां बैठे हैं बस एक काम करिए, जैसे जैसे मैं कह रहा हूं, आप अपने लेफ्ट साइड वाले कोने को देखो, तो लेफ्ट साइड में नीचे के कोने को देखो। आप अपने बाएं साइड के कोने को देखिए, लेफ्ट साइड के कोने को देखिए, दिखा जैसे मेरा कोना वहां नीचे है, वो नीचे वाले कोने को देखा। अब आप अपने जस्ट, ये आपका लेफ्ट में था, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में था, लेफ्ट वाले का हाथ का नीचे। और अब आप क्या करो, आप अपने राइट साइड वाले के कोने को देखो, लेकिन ऊपर, राइट के नीचे के कोने को नहीं देखना है, राइट के नीचे के कोने को नहीं, राइट के ऊपर के कोने को। यानी सीधा सीधा मैं अगर बात करूं तो ऐसे, ठीक है, मैं बात करूं तो ऐसे यहां पर कि लेफ्ट का नीचे वाला, राइट का ऊपर वाला। इस कमरे में ये जो रॉड होगा ना, ये जो रॉड होगा, ये रॉड सबसे लंबा रॉड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इस कमरे में जो आपका जो रॉड बात करते हैं सबसे लंबा, इसी पॉइंट से शुरुआत होगा, ठीक है, लेकिन वो यहां ना जाके अगर मैं बात करूं तो ये यहां जाएगा। जैसे D1 डायगोनल को आप ऐसे भी कह सकते हो, D1 डायगोनल अगर आपको बनाना है तो ये आप यहां से मिटा के D1 डायगोनल के बारे में चरित्र चित्रण आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहां से लेकर यहां तक जो गया वो D1 है, और यहां से लेकर ऊपर तक जो जाए, मतलब नीचे से लेकर नीचे तक जो जाए वो डायगोनल 1 है, जिसकी लंबाई a√2a है, और नीचे से लेकर ऊपर तक जो जाए, इस पॉइंट से लेकर जो ऊपर तक जाए, ये डायगोनल 2 है। यानी अगर इसकी लंबाई a है और ये है तो ये हो जाएगा √2a, और इसकी जो लंबाई हो जाएगी ये हो जाएगा √3a। बोलोगे सर कैसे √3a? तो देखो ये हमारा √2a है और ये हमारा a है, इनके बीच में 90 का कोण होता है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? a है, और बेस का स्क्वायर √2a, √2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, और 3a स्क्वायर का जब आप रूट लगाएंगे तो ये जो आपका पॉइंट AC हो जाएगा, ये AC की वैल्यू √3a हो जाएगी। तो लॉन्गेस्ट लेंथ जो होता है वो कितना होता है? तो √3a होता है। इस बात को ध्यान रखें, क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। ठीक है, ये कैसे निकलता है? तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हमारा ये दे देता है, और फिर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हमारा ये हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम आ जाते हैं यहाँ पर क्यूब में भी, तो क्यूब में भी दो तरह के डायगोनल होते हैं। पहला डायगोनल जो होता है वो होता है साइड का, कि साइड का डायगोनल। तो साइड का डायगोनल तो आपके ऊपर होता है, जैसे मानो अगर आप ये डायगोनल निकाल रहे हो तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आप इस साइड का स्क्वायर निकाल रहे हो तो अलग अलग डायगोनल निकालोगे तो अलग अलग। लेकिन अगर हम पूरे की पूरे इस घनाभ की बात करें, यहाँ नीचे वाले से लेकर ऊपर वाला डायगोनल तक, तो इसमें अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्यूबॉइड यानी एक घनाभ, क्यूबॉइड यानी एक घनाभ का जो डायगोनल होता है, जिसको हम लॉन्गेस्ट रोप भी कहते हैं, लॉन्गेस्ट रॉड भी कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और क्या कर देंगे? रूट लगा देंगे। ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? बताओ, ऑल क्लियर है यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है? तो ये सभी पॉइंट हमारे हो गए क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सारे हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं रैंडमली अपने तरफ से, उसके मुझे सॉल्यूशंस बताओ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया कि ये हमारा क्या है? क्यूब है। गौर से देखेंगे, ये हमारा क्या है? क्यूब है। ठीक है, और ये क्यूब में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इस क्यूब की जो साइड है ना, इस क्यूब की साइड दोस्तों हमारी दी गई है 3 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर दिया गया है। मुझे सबसे पहले इसका जो है कर्व सरफेस एरिया बताओ कि कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, फिर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ कितना होगा, और फिर उसके बाद मुझे इसकी वॉल्यूम बताओ कितना होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ कि इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल कितना होगा और वॉल्यूम कितना होगा। यदि ये क्यूब की साइड हमारी 3 सेंटीमीटर है तो बताएंगे कितना 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 उसकी वैल्यू होगी। अंजलि कहती हैं थैंक यू सर, आप तो माइंड में पूरा एनिमेशन बना दे रहे हैं, काश पहले ही पढ़ लिए होते आपसे। हैं
पहले अवेलेबल नहीं थे, पढ़ेगा किसे? चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ रहे हो ना तो अब फायदा उठाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूब को लेकर कि यदि इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगी, तो कर्व सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी 6a स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम हमारा हो जाएगा कितना, तो वॉल्यूम की बात करें तो a क्यूब। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डायगोनल के बारे में, क्यूब के डायगोनल के बारे में, क्यों है क्यूब डायगोनल, तो क्यूब का डायगोनल भी अगर हमसे पूछा जाए तो कल के हम क्या बता देंगे, तो हम बोलेंगे सर क्यूब का डायगोनल क्या होता है बताओ, तो क्यूब का डायगोनल होता है √3a। अब हमें सबकी वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू दोस्तों कितने दी है, 3 सेंटीमीटर। a की वैल्यू कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 का स्क्वायर 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 छक कितना हो जाएगा, 54। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 27। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3√3। सब पॉइंट आ गए, 36, 54, 27 और 3√3, 36, 54, 27 और 3√3। ठीक है, 36, 54, 27 और 3√3। क्लियर हो जाएगा ये बात आपको। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और क्यूब का डायगोनल। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा आपके तरफ से। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमें ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से आंसर दो। अब साइड को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, साइड को मैं आपको कर रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, और सेम सारे के सारे सवाल होंगे मेरे आपसे कि भैया बताओ इनकी वैल्यू कितनी होगी, क्या बताओगे। साइड है हमारी 5 सेंटीमीटर, एक एक पॉइंट बताना है। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो गया, क्यूब की डायगोनल हो गई। हर चीज की वैल्यू बताओ, एक ही साथ लिख के, एक ही आंसर में कॉमा दे दे के लिख के बताओ। चलो क्या क्या बताओगे, बताओ। बोलोगे सर देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कर्व सरफेस एरिया जो हो गया वो हो गया हमारा 4a स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, वॉल्यूम हो गया a क्यूब और डायगोनल हो गया √3a। a का मान कितना है, 5 है। फॉर्मूला नहीं याद है तो मामला गड़बड़ा जाएगा, फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। तो बोलोगे सर 5 का स्क्वायर देखिए कितना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का 4 गुना 100, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 150। 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब कितना हो जाता है, 125 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा, 5√3। ठीक है, कोई भी सवाल पूछेगा तो हम बता सकते हैं 100, 150, 125, 5√3, 100, 150, 125, 5√3। क्या बात है मेरे भाई, बहुत अच्छे। संजना वर्मा, विष्णु, गीतांजलि, अम्बरीश, अमीषा, ठीक है, शक्ति सिंह, बहुत अच्छे अमीषा, बहुत शानदार, सभी के आंसर आ रहे हैं। क्लियर हुआ ये बात। तो क्यूब पढ़ लिया ना। अब चलो अगला सवाल देखो, क्यूबॉइड के ऊपर। क्यूबॉइड के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब क्यूबॉइड के ऊपर अगर हम मानते हैं यहाँ पर, तो समझना मेरी बात को। ठीक है, ये हमने आपको एक क्यूबॉइड दे दिया, क्या दे दिया, एक क्यूबॉइड दे दिया। हमने कहा यहाँ पर कि ये घनाभ है। ठीक है, और इस घनाभ में इसकी जो लंबाई है ना वो है 2 सेंटीमीटर, इसकी जो चौड़ाई है वो है हमारा 3 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो हमारा है 5 सेंटीमीटर। ठीक, आप हमें वही बातें बता दो। सबसे पहले जो है कर्व सरफेस एरिया इसकी बता दो कितनी होगी, फिर मुझे इसकी टोटल सरफेस एरिया बता दो कितनी होगी, फिर मुझे इसका जो है वॉल्यूम बता दो कितना होगा, और फिर मुझे जो है इसका डायगोनल बता दो कि डायगोनल कितना होगा। जल्दी से आंसर बताओ क्यूबॉइड को लेकर, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, कि यहाँ पर इसका जो विकर्ण होगा वो कितना होगा। और याद रखो ये फिगर क्या है, तो ये फिगर के बारे में अगर हम पढ़ें तो दिस इज अ क्यूबॉइड। कर्व सरफेस एरिया कितना, टोटल सरफेस एरिया कितना, वॉल्यूम कितना, डायगोनल कितना, किसके बारे में पूछा गया है, क्यूबॉइड के बारे में। बताइए आंसर कितना होगा। चलिए बोलेंगे सर देखो बहुत आसान काम है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया को लेके, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख दो। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच यहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम में क्या हो जाता है यहाँ पर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और डायगोनल की बात करते हैं तो बोलते हैं सर कि डायगोनल की वैल्यू हो जाती है एल स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसका क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। फॉर्मूला नहीं याद है तो मामला गड़बड़ा जाएगा, फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो वैल्यू रखो, लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 2 प्लस 3, ठीक है, तो 2 प्लस 3 5, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपकी 50 आएगी। कितनी आएगी, तो 50 आएगी, यानी इसकी वैल्यू हमने कह दी 50 है। फिर उसके बाद एल बी बी एच एल एच, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 2 3 5 है, तो बोलेंगे सर 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2, या 2 इंटू 5 कह सकते हो कि 2 इंटू 5 है। अब अगर आप देखोगे सर तो बोलोगे 2 इंटू 6 प्लस 15 और प्लस हो जाएगा 10, 15 10 25, 25 6 31, 31 का दोगुना कितना हो जाएगा, तो 62 हो जाएगा। यहाँ पे 31 का दोगुना कितना हो जाएगा, तो 62 हो जाएगा। फिर यहाँ बात करते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को लेके, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 15 दूना कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा इसका वॉल्यूम। कोई परेशानी की बात है, तो बोलोगे नहीं सर 30 हो जाएगा। और अगला डायगोनल की बात करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 25 9 34 4 38, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, √38 इज द करेक्ट आंसर। तो लंबाई कितनी आ गई, कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया, 50 आ गया, टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, 62 आ गया, वॉल्यूम कितना आ गया, 30 आ गया, और डायगोनल कितना आ गया, √38 आ गया। क्लियर है ये बात आपको, ठीक है, √38 आएगा, गलती मत करिए गीतांजलि सिंह, √39 आंसर आपका गलत है, 38 आएगा। अगला सवाल सेम मेरा आप लोगों से है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद मैं आपको कुछ ब्यूटीफुल रिलेशंस कराऊंगा, ठीक है, क्यूबॉइड में सेम होगा, बस 2 3 5 की जगह पे अब आपका एग्जामिनर थोड़ा सा डेटा डिफरेंट देगा। बोलेगा लंबाई आपकी 1 सेंटीमीटर हो गई, चौड़ाई आपकी 2 सेंटीमीटर हो गई, हाइट आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। अब आप मुझे यहाँ पर हर किसी की वैल्यू बता दो कि यहाँ पर हर किसी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जल्दी से बता दो यहाँ पर कि कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, डायगोनल कितना होगा। एक ही साथ सभी आंसर करें, अलग अलग आंसर ना करें, मतलब कि ऐसा नहीं कि पहले एक बार एरिया बता रहे हो फिर ये, एक ही आंसर में सब कुछ लिखकर बताओ, कॉमा देकर 50, 62, 32, 68, इस तरीके से करके जो भी है। लक्ष्मीता, अच्छा लक्ष्मीता नाम है, अमरीश तिवारी, बहुत शानदार भाई। आंसर बताओ चलो। क्या बोलोगे, बोलोगे सर इसको निकालने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस फॉर्मूला याद है तो हम आंसर निकाल पाएंगे। जैसे फॉर्मूला क्या क्या है वो देखते चलो यहाँ पर। तो ये जो हरा कलर से जो लिखा है वो क्या है, आपका फॉर्मूला है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, टोटल सरफेस का फॉर्मूला 2 इंटू एल बी बी एच एल एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला एल बी एच, और डायगोनल का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला तो आपके सामने लिखा ही है, बस वैल्यू वैल्यू रख दो। 1 2 3 रखना है, तो 1 प्लस 2, अगर बोलोगे सर 2 इंटू 1 प्लस 2 और बाहर में कितना जमा है, तो 3 है, ठीक है। तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 कितना आ जाएगा, तो 18, इसका आंसर 18 है। उसी तरीके से 2 इंटू 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, और फिर आ जाएगा यहाँ पर 1 इंटू 3, ठीक। तो बोलेंगे सर 2 इंटू 2 जमा 6 जमा 3, तो 6 3 9 2 11 का दोगुना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें यहाँ पर, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 होगा, यानी वैल्यू इसकी 22 है, इसकी 6 है। यहाँ पर बात करें यहाँ पर तो वैल्यू रखना है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 2 3, 9 4 14, यानी √114 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे अलग अलग सबके आंसर आ गए, ठीक है। एग्जामिनर हमसे कुछ भी पूछ सकता है किसी भी पेपर में, तो ध्यान रखना 18, 22, 6 और √14, और हम तभी इसको आंसर कर पाएंगे जब हमें क्या होगा, वैल्यूज याद होंगे, ठीक है। तो क्यूब और क्यूबॉइड ध्यान रहा आपको। अब कुछ स्पेशल पॉइंट बताता हूँ। स्पेशल पॉइंट किसमें, तो स्पेशल पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है, स्पेशल पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है, इन क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में 2 स्पेशल पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। क्यूबॉइड का मतलब घनाभ हो गया,
समझ जाओगे, समझदार हो, धीरे धीरे मेरे साथ कोऑर्डिनेट करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर क्यूबॉइड को लेकर, तो जैसे क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या होता है दोस्तों, हाइट होता है। अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, अगर हम यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा या फिर हम ऐसे भी इसको, इसी टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम बराबर, इस वाले टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट लगाकर एल का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर और इंटू एच का स्क्वायर। या फिर हम ऐसे ना लिखकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल बी एच का क्या करो, स्क्वायर भी लिख सकते हो और रूट भी लिख सकते हो, आप ऐसे समझो यहाँ पे, ठीक है। या फिर आपको ऐसे ना समझा के एक काम करता हूं, मैं आपको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो कि एक फेस का, ठीक है, एक फेस का एरिया हमारा कितना आता है, ठीक है। जैसे मानो कि आपने क्यूबॉइड देखा है ना, यहाँ पे आपने ये क्यूबॉइड देखा है ना, अब ये क्यूबॉइड में एक फेस का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई होगा। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो, एक काम करो, इस कमरे के दाहिने साइड की दीवार को देखो, तो इसका एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू ऊंचाई होगा। आप अपने सामने वाली दीवार को देखो, तो इसका एरिया चौड़ाई इंटू ऊंचाई होगा, यानी देखो लेंथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, और जमीन को देखोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी अगर हम बात करेंगे, तो हम अगर बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने कहा कि अगर हम फर्स्ट फेस की बात करते हैं क्यूबॉइड में, तो फर्स्ट फेस का जो एरिया होता है वो कितना होता है, लेंथ इंटू हाइट होता है। अगर हम सेकंड फेस की बात करें, ठीक है, तो वो हो जाता है ब्रेथ इंटू हाइट। और अगर हम थर्ड फेस की बात करें, थर्ड फेस का मतलब क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। अगर आप कंफर्मेशन लेंगे तो आप ऐसे समझ सकते हैं समझने के लिए कि ये आपके लेफ्ट साइड के दीवार का, देखो ये आपके जो है लेफ्ट साइड के दीवार का एरिया हो गया, ये फ्रंट साइड का एरिया हो गया जहां पर आप बैठे हैं, और ये आपका ग्राउंड का एरिया हो गया। ये तीन होते हैं, क्यों, क्योंकि जो ग्राउंड का एरिया होता है वहीं सीलिंग का भी एरिया होता है टॉप का, जो लेफ्ट का एरिया होता है वहीं राइट का होता है, और जो फ्रंट का होता है वहीं बैक का होता है। यानी हमें तीन अलग अलग एरिया मिलते हैं। अगर हम तीनों अलग अलग एरियाओं को गुना करते हैं, ठीक है, इन सब को आपस में गुना कर दें, इसको भी और इसको भी, तो हमें क्या मिलता है, लेंथ इंटू हाइट पहला वाला, फिर उसका गुना लगाते हैं ब्रेथ इंटू हाइट के साथ, और फिर उसका गुना लगाते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ के साथ। तो यहाँ पर लेंथ को देखेंगे तो 2 बार इस्तेमाल होता है, ब्रेथ को देखेंगे तो 2 बार इस्तेमाल होता है, और हाइट को देखेंगे तो 2 बार इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है, होता है ना। यानी हमारा जो ये वैल्यू आएगा वो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर आएगा। और हमने वॉल्यूम में क्या रिलेशन पढ़ा है दोस्तों, तो हमने वॉल्यूम का रिलेशन पढ़ा है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम का रिलेशन हमने ये पढ़ा, यानी अगर हम वॉल्यूम के स्क्वायर को कर दें, तो वॉल्यूम को स्क्वायर करेंगे तो लंबाई का भी स्क्वायर होगा, ब्रेथ का भी स्क्वायर होगा, हाइट का भी स्क्वायर होगा। और ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर जो है, ये कुछ नहीं तो ये हमारा वॉल्यूम के स्क्वायर के बराबर है। यानी यहाँ से एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं। और वो रिलेशन क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ से एक और चीज, हम इसी रिलेशन को थोड़ा सा आगे ले जाकर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगा, अगर हम दोनों साइड रूट लगा दें, तो रूट इंटू फर्स्ट फेस इंटू सेकेंड फेस और इंटू, देखो यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है, कि फर्स्ट फेस इंटू सेकेंड फेस का कहने के बजाय आप कह सकते हो A1 इंटू A2 इंटू A3, A1 इंटू A2 इंटू A3, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। कि अगर हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, ये डायरेक्ट रिलेशन है। आपको अगर उतनी बातें नहीं समझ में आई, आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हो कि अगर मुझे इस कमरे का 3 सरफेस का क्षेत्रफल दे दिया जाए और इसका यहाँ पर वॉल्यूम पूछे, 3 सरफेस का एरिया दे दिया जाए, तो तीनों एरियाओं को गुना करके रूट लगा देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। यानी एरिया L1 क्या होगा, L इंटू बी, बी इंटू एच, L इंटू एच, इन सब का स्क्वायर करोगे L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर आएगा, उसका रूट लगाओगे तो LBH आ जाएगा, जो किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है, लक्ष्मीता कहते हैं स्टूडेंट फ्रॉम मैसूर कर्नाटका, क्या बात है, बहुत जबरदस्त, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, तीनों सरफेस को गुना करना है, तीनों सरफेस के एरिया को गुना करके रूट लगा देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ये पहला केस हो गया, ठीक है, जो अलजेब्रा से हम निकाले। और जो दूसरा केस हो गया वो क्या हो गया, जैसे आप पढ़ते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम लगाते हैं इसमें, कि यदि हम l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर करें तो क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट हम कह सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इसका जब हम स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एल एच,
ठीक है, ये 2 पॉइंट हमारे बाहर निकल कर आते हैं। अब यहाँ पर जब हम इन 2 पॉइंट को काउंटर अटैक करते हैं तो ये L प्लस बी प्लस एच क्या है, तो बोलेंगे सर ये सम ऑफ साइड्स है। यानी हम कह सकते हैं कि सम ऑफ साइड्स का होल स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये क्या होगा 2 इंटू एल बी, तो ये बोलेंगे सर टोटल सरफेस एरिया। क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया। यानी यहाँ पर कल के दिन अगर हमसे यहाँ पर इस रिलेशन पर भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं, जैसे मानो हमारा एग्जामिनर क्या करेगा, L का, B का और H का वैल्यू दे देगा और टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू दे देगा और बोलेगा L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू बताओ। अगर आप कल के दिन इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना चाहोगे तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडर्नाइज किया जा सकता है। कहीं ना कहीं ये L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर क्या है, तो इस कमरे में जो डायगोनल था उसका स्क्वायर है। यानी आप अगर हर टर्म को यहाँ पर मॉडर्न करोगे तो ये सम ऑफ साइड है, इसको बोलोगे तो ये बोलोगे टोटल सरफेस एरिया है, और ये कहीं ना कहीं क्या है, तो ये कहीं ना कहीं डायगोनल का क्या हो गया मेरे भाई, तो डायगोनल का स्क्वायर हो गया। यानी बस हमें इसी बात को मेरे भाई ध्यान रखना है, ये रिलेशन। और ये रिलेशन में क्या होगा, जैसे बोल देगा कि आप जिस कमरे में बैठे हैं वो एक घनाभ है, उस घनाभ का डायगोनल 10 सेंटीमीटर है, टोटल सरफेस एरिया 50 है, तो बताओ उसके साइडों का अनुपात या साइडों का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, साइडों के सम का स्क्वायर क्या होगा, तो ये ध्यान रखना है, सम ऑफ साइड का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया, ये पॉइंट और ये हमारा वॉल्यूम। जैसे सबसे पहला सवाल आपके सीजल में आया, छोटे मोटे क्वेश्चन सब नहीं आते हैं। अब आपको ये सवाल देखने को मिलेगा ही नहीं आपके पेपर में कि लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी, टोटल सरफेस एरिया बताओ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी, वॉल्यूम। वो जमाना गया, अब वो सवाल नहीं आते हैं, बच्चे वाले सवाल। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहां पर क्यूब एंड क्यूबवर्ड में सबसे पहला पॉइंट देखो, द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ, देखो 3 बगल के पड़ोसी सरफेस का एरिया 32 है, 24 है, 48 है। हमसे क्या बोला गया, वॉल्यूम। सवाल किस में पूछा गया, सीजल के 4 जून में। ठीक है, आदित्य भैया थैंक यू सो मच मैथ में अच्छा बनाने के लिए। अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, चिंता मत करो, बस आप अच्छे से मन लगा के पढ़ो, हम आपके पूरे सपोर्ट में हैं। तो हमने क्या कहा कि आपको 3 बगल 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 सरफेस के एरिया दे दिए और वॉल्यूम पूछा है। और हमने अभी आपको क्या बताया स्पेशल केस में, स्पेशल केस में हमने आपको बताया कि वॉल्यूम निकालना है, तीनों एरिया दिया है, तो कैसे निकालोगे, तीनों एरिया को गुना करके रूट लगा दो, वही वॉल्यूम के बराबर होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो हालत खराब हो जाएगी। यानी बोलेंगे सर वॉल्यूम बराबर क्या होगा, तो वॉल्यूम बराबर हम कह सकते हैं A1 इंटू A2 इंटू A3, इन एरिया को गुना करके क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे, बराबर पहले वाले का एरिया कितना है, तो बोलेंगे 32 है, दूसरे वाले का एरिया 24 है, तीसरे वाले का एरिया क्या है, तो 48 है। कोई समस्या की बात मेरे भाई, बस इस 32 को ऐसे ही 32 रहने दो। ये 48 को भाग करोगे तो 48 24 इंटू 2 होता है। ठीक है, अरे एक घनाभ के 3 असन फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है, फलकों का मतलब ये साइड वाले एरिया हो गया यार, उतना क्या मतलब, समझा करो ना, फीलिंग्स को समझा करो यहाँ पे। ठीक है, सोचोगे हिंदी भी पूरा शुद्ध बोले, इंग्लिश भी पूरा शुद्ध बोले, सवाल भी समझा पाए, कोर्स भी टाइम पर कंप्लीट हो जाए, तो 100 बातें हो जाएंगी, कैसे मैनेज हो पाएगा। थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट करो। ठीक है, हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोलने को कहते हो और 200 नंबर का इंग्लिश का मेंस में पेपर देना है, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव लिखोगे। ठीक है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो, कल के दिन पैसेज में ही कीवर्ड शब्द इस्तेमाल कर दिया तो कैसे पकड़ोगे। अब 32 को 32 रहने दो यहाँ पे, 24 को 24 रहने दो यहाँ पे, 48 को क्या करोगे, तो 48 24 का ही तो मल्टीपल है, यानी 24 का ये 2 गुना है। अब यहाँ पर देखो तो ये 24 कितनी बार आया दोस्तों, तो 24 2 बार आया है, रूट से जब बाहर आएगा तो वो 1 हो जाएगा। 32 का 2 गुना 64 होता है, और 64 का रूट कितना होता है, तो 8 होता है। तो 8 चौके 32, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी 192 सेंटीमीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। 24 का मतलब 24 आ गया, 32 को 2 के साथ गुना करोगे 64, और 64 का रूट कितना होता है, 64 का रूट 8 होता है। तो 24 को 8 से गुना करने पर 192 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रहेगा, कोई समस्या की बात है, अगर अलग अलग एरिया हमें दे देगा, वहां से हमसे टाइम पूछेगा, हम निकाल सकते हैं ना। आ जाओ यहाँ पे, बहुत शानदार। चलो अगला सवाल देखो यहाँ पे सेम तरीके से हमसे यहाँ पर कहा गया है कि 3 एडजेसेंट फेसेस का एरिया दे रखा है, 3, 12 और 16। कैपेसिटी पूछा है, क्षमता। और कैपेसिटी को क्या कहते हैं, तो कैपेसिटी को हम कहते हैं वॉल्यूम। ये सवाल किसका है, तो सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है। देखेंगे कि घनाकार टैंक के 3
आसन भुजाओं के क्षेत्रफल दे रखे हैं और टैंक की क्षमता पूछी है। मैंने कहा क्षमता, देखो शक्ति सिंह सोलंकी कहते हैं, नहीं समझ में आया। क्या समझ में नहीं आया, मेरी बात बताना जरा। प्रतिभा शर्मा, सर योर कंसेप्ट इज वेरी नाइस, आई एम फ्रॉम मुंबई। क्या बात है यार, बहुत अच्छा है, आज तो हर स्टेट से बच्चा पढ़ रहा है। सिंपल है मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान रखो, वॉल्यूम निकालना है और तीनों एरिया ही दी गई हैं, तो तीनों एरिया को गुना करके रूट लगा दो। अगर आप बच्चे की तरह यहाँ सॉल्व करना चाहते हो तो इसका फैक्टराइजेशन करो बैठ के, और उस फैक्टराइजेशन को सॉल्व करो तो वाई नीड टू लेके आओ, नहीं तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। यहाँ पे कि बड़े बड़े रूट्स हैं, उनको हमें कैसे तोड़ना है, इतनी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट समझो। सेम तरीके से यहाँ पर भी एरिया दिया गया है, लेकिन अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस समझना है। आपका कैपेसिटी पूछा है, कैपेसिटी शब्द का मतलब होता है वॉल्यूम, लेकिन वो आपसे पूछा है लीटर में। अब आपको कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, आपको एक स्पेशल अपने कॉपी में आज ही नोट कर लेना है। और नोट मेरे दोस्त क्या करना है, तो सबसे पहले नोट ये बात कर लो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ना, वो 1 लीटर के बराबर होता है। वो 1 लीटर के बराबर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमारा 1 लीटर के बराबर होता है। ये बात सत्य है और ये बात हमेशा सत्य रहेगी। ठीक है, पेपर में बहुत बार सवाल पूछा जाता है, तो ये नोट बनाकर लिख लेंगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों वॉल्यूम को लेकर, तो वॉल्यूम बराबर हमेशा क्या हो जाएगा, A1 इंटू A2, और N2 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा यहाँ पर। तो बोलेंगे हाँ सर वॉल्यूम तो इतना ही होता है। ठीक है, पहले वाले की एरिया कितनी है, तो पहले वाले की एरिया 3 मीटर स्क्वायर है। कितनी है यहाँ पर, तो बोलेंगे 3 मीटर स्क्वायर है। इसका एरिया कितना है, तो बोलेंगे 12 मीटर स्क्वायर है। इसका एरिया कितना है, तो बोलेंगे 16 मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर निकालेंगे तो रूट निकालेंगे। 12 का 3 गुना होता है 36, 12 का 3 गुना होता है 36, 36 का रूट आ जाता है 6, और 16 का रूट आ जाता है 4, यानी 6 इंटू 4 क्या आ जाएगा, तो 24। अब ये मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और ये वॉल्यूम निकाला, तो वॉल्यूम किस में निकला, मीटर क्यूब में। अब अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम हमारा 24 मीटर क्यूब है, और मीटर को हमें बदलना है सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है दोस्तों, तो बोलोगे 1 मीटर में सर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ मीटर का 3 बार पावर है, यानी हम इसको कितनी बार गुना करेंगे, 100 को 3 बार। 1 मीटर 1 सेंटीमीटर में बदला, दूसरा मीटर दूसरे में बदला, तीसरा तीसरे में बदला। अब ये हमारा हो गया सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, लेकिन हमें आंसर तो बताना है यहाँ पर लीटर में, और अगर हमें लीटर में बताना है तो हमें सेंटीमीटर क्यूब को देखो। हमने कहा था ना कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, यानी कभी भी अगर आपका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आए तो उसको किससे भाग करना होता है, उसको 1000 से भाग करना होता है। 1000 से भाग करने पर ये सेंटीमीटर क्यूब किस में बदल जाता है, लीटर में। यानी अगर हम बात करेंगे तो 3 जीरो से हमने 3 जीरो को काट दिया, तो 24 इंटू 3 जीरो बच गया, यानी 24,000 लीटर इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा वैलिड पॉइंट है। पेपर में बच्चा यही गलती करता है, बस वॉल्यूम निकाल के छोड़ देता है। कल के दिन आपका ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है 24,000, और दूसरा ऑप्शन आपका ऐसा भी हो सकता है 2,40,000। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका ऐसा भी हो सकता है 2400। फिर उस केस में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उस केस में अगर आपको कन्वर्जन पता नहीं है, आपको बी भी सही लगेगा, आपको ये भी सही लगेगा, आपको ये भी सही लगेगा। इसलिए इस बात को ध्यान दो, पहले मीटर क्यूब को बदलना था सेंटीमीटर क्यूब में, और सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से भाग करना था, ताकि हम किस में बदल सके, तो लीटर में बदल सके। ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात। ठीक, कोई परेशानी की बात है, यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन था। अगले सवाल की तरफ आ जाइए। अगला सवाल भी मेंस का ही क्वेश्चन है। देखते हैं एक बार सवाल में बोला क्या है। सवाल को देखिए क्या कहा है। बोला है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग, यानी देखो सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर। अगर डायगोनल की लंबाई इतनी है तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ये हमारा था। ठीक है, ये हमारा केस नंबर 2 था, जो स्पेशल केस हमने पढ़ाया था दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो सम ऑफ साइड का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। बताया था कि नहीं बताया था, आप मुझे बस ये बता दो। ये चीज अभी पढ़ाई थी ना आपको, स्पेशल केस। 2 स्पेशल केस पढ़ाए थे। पहला वॉल्यूम निकालना है और तीनों सरफेस का एरिया दिया गया है, तो तीनों सरफेस के एरिया को गुना करके रूट लगा दो तो वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक, और दूसरा मैंने आपको ये कहा था कि अगर हमें तीनों भुजाएं दी गई हैं, हमारा विकर्ण भी दिया गया है, टोटल
सरफेस एरिया पूछा, मतलब इस 3 में क्या करेगा एग्जामिनर, किसी भी 2 का मान दे देगा और तीसरे का आपसे पूछ लेगा। तो ये रिलेशन याद होना चाहिए कि सम ऑफ साइड्स का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। तो सेम तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि आपका आया है सीजल के मेंस में, तो आप क्या बोलोगे, हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि सम ऑफ साइड्स का जो स्क्वायर होता है, सम ऑफ साइड का जो स्क्वायर होता है यानी l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर होगा, हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, डायगोनल यानी विकर्ण का स्क्वायर और प्लस टोटल सरफेस एरिया। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर, ठीक? तो आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप सवाल में देखेंगे तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग यानी सम ऑफ साइड कितना है, तो 20 है, तो सम ऑफ साइड 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। डायगोनल कितना है, विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर और हमें करना है डायगोनल का स्क्वायर यानी हमें 144, ठीक? और पूछा क्या है, कुल सतह का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया पूछा है। आप बताओ मुझे, तो 400 में से 144 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 256, और ये 256 क्या हो जाएगा, ठीक है, 6 4 10 5 4 9 10 2 1 3 1 4, ये हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया यानी 256 इज द करेक्ट आंसर। बताओ, मेंस का सवाल था, मेंस का सवाल, जिस भी बच्चे को स्पेशल केस याद था उसने इस सवाल को 2 लाइन में बना दिया। लेकिन सोचो कि अगर किसी को स्पेशल केस याद नहीं होता तो कितना समय लगता। तो यही चीजें आप इस क्लास में सीखते हैं कि सवालों को कैसे शॉर्ट में करना है। मैंने कहा ना कि सवालों को मैंने टाइप वाइज भी बांटा हुआ है, लेवल वाइज भी बांटा हुआ है, और कहीं पर आपको 1% भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी कि मेंस का सवाल था लेकिन समय ज्यादा लगा, ठीक है? एकदम बढ़िया तरीके से, प्यार से, स्मूथ तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे, हर तरह के सवाल को लगाते चलेंगे, ठीक है? तो क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 मेंस का क्लियर हुआ। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला सवाल सीपीओ का क्वेश्चन है, सीपीओ मतलब मेंस क्वेश्चन। यहां पर कहा गया है कहा गया अ रिवर इज 3 मीटर डीप। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर डाउट कहाँ से सॉल्व करें। डाउट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैथ्स वाला जो है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन, वहां पर आप डाउट भेजो, आपको डाउट के सॉल्यूशन मिलेंगे। बाकी लोग आपको डाउट को सॉल्व करके भेजेंगे, तो वहां पर डाउट भेजो आप। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 4। कहा गया है यहाँ पे कि एक रिवर जो है वो 3 मीटर डीप है, 36 मीटर वाइड है और वो इतने के रेट से फ्लो करता है, तो वॉल्यूम जितना उसमें पानी जा सके। सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, 3 मीटर गहरी तथा 36 मीटर चौड़ी एक नदी है, तो मानो नदी की जो गहराई है वो 3 मीटर है। मानो यहाँ पर अगर मैं आपके माइंड में इस नदी को बनाना चाहूं तो कुछ प्रकार ये नदी ऐसी है, ठीक है, कुछ प्रकार ये नदी ऐसी है कि इसकी गहराई कितनी है, तो इसकी गहराई 3 मीटर है। उसके बाद कहा गया 36 मीटर चौड़ा नदी है, ये नदी की चौड़ाई 36 मीटर है यहाँ पे, ठीक है, ये 3 मीटर है और ये 36 मीटर है। और उसके बाद बोला गया है कि इसमें जो पानी बह रहा है ना, ये जो पानी बह रहा है उसका 5 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार है, और ये पानी जाके कहाँ गिर रहा है, तो ये पानी जाके समुद्र में गिर रहा है। बोला गया 3 मीटर गहरी तथा इतना मीटर चौड़ी नदी समुद्र में इतना किलोमीटर की चाल से बहती है। प्रति मीटर समुद्र में जाने वाली पानी का परिणाम बताओ। प्रति मीटर नहीं होगा, प्रति मिनट होगा यहाँ पे, प्रति मिनट, प्रति यहाँ पर होगा मिनट, ठीक है, कि प्रति मिनट, 1 मिनट में समुद्र में पानी जो है वो कितना जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट, 1 मिनट में कितना पानी जो है वो समुद्र में जाके गिरेगा। यानी कहीं ना कहीं हमसे पूछा गया है कि 1 मिनट में इसकी वॉल्यूम कितनी होगी। जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए ना कि 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में जाएगा, 1 मिनट में कितना पानी टंकी में भरेगा, 1 मिनट में कितना पानी, जैसे कल के दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोलेगा कि आप खेती करने वाले किसान हैं और आप अपने खेत में पानी जो है वो बोरवेल या ट्यूबवेल या नहर से जो है वो खेतों में पहुंचा रहे हैं पानी को, ठीक है। आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि जिस पाइप से आप पहुंचा रहे हैं उसका आकार एक घनाभ का है, क्यूबॉइड का है। उस पाइप की लंबाई आपको दे देगा कि वो जो पाइप है ना वो इतना मीटर लंबा है, या फिर लंबा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा वो पाइप इतना मीटर चौड़ा है, उस पाइप की ऊंचाई इतनी है। और जो लंबाई वाला शब्द होता है ना, उस लंबाई के जगह पर इसकी स्पीड दे दी जाती है और बोलता है कि बताओ 1 मिनट में पाइप में कितना पानी हो जाएगा। यानी 1 मिनट में लेने का मतलब हो गया कि असल में अगर ये मेरा एक पाइप है ना दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है, इस पाइप को 1 मिनट लंबा लेने का मतलब हो गया कि 1 मिनट में इस पाइप के अंदर कितना पानी होगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई फिक्स है, इसकी ऊंचाई फिक्स है। जितने मिनट में बोलेगा वो उसकी लंबाई हो जाती है। यानी ऐसे सवालों में क्या होता है कि यहाँ पर चौड़ाई फिक्स होती है, ऊंचाई फिक्स होती है। लंबाई बराबर क्या होता है, तो लंबाई बराबर
डिस्टेंस इनटू टाइम होता है, या फिर लंबाई बराबर आप ये कह सकते हो स्पीड। जैसे अगर 1 मिनट बोलेगा तो 1 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस तय किया, वही उसकी लंबाई। अगर 1 घंटे बोलेगा तो 1 घंटे में 5000 मीटर उसकी लंबाई हो जाएगी, या 5 किलोमीटर उसकी लंबाई हो जाएगी। अगर 2 घंटे बोलता तो 2 घंटे में 10 किलोमीटर, यानी लंबाई को हम 10 घंटे लेते हैं। अगर वो 3 घंटे बोलता तो 3 घंटे में लंबाई को हम 15 किलोमीटर लेते हैं। एग्जामिनर 4 घंटे बोलता तो 4 घंटे में लंबाई को 20 किलोमीटर लेते हैं। समझ में आ रहा है बात? यानी हमेशा आप ऐसे याद रखो, तो लंबाई बराबर, यानी लंबाई बराबर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। कि स्पीड कितनी है, तो स्पीड 5 किलोमीटर पर घंटा है, और टाइम कितना है, 1 घंटे की बात है तो 5 किलोमीटर, 2 घंटे की बात है 10, 3 की बात है 15, यही उसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो हमें यहाँ पर क्या बताना था, वॉल्यूम बताना था, और वॉल्यूम को बताने के लिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों की जरूरत होती है। लंबाई के जगह पर हम हमेशा क्या करते हैं, जो इसकी रफ्तार होती है और जितना समय इसको जाना होता है। ठीक है, यानी रफ्तार अगर हम बात करें तो 1 घंटे में बंदा कितना जाता है, तो 5 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में 5 किलोमीटर। मैंने कहा 60 मिनट में कितना जाते हो, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का मतलब 5000 मीटर। हमसे कहा गया है यहाँ पर 1 मिनट में कितना जाएगा भाई, 1 मिनट में कितना जाएगा। तो इसको अगर हम 1 से भाग कर दें, देखो 60 से भाग कर दो, तो बोलोगे सर 5000 बटे 60 मीटर, ये मेरी लंबाई हो जाएगी। 60 मिनट में मैं इतना मीटर जा रहा हूं, 1 मिनट में मैं इतना जाऊंगा, यानी मेरी लंबाई निकल कर आ गई। लंबाई कितनी आ गई, 5000 बटे 60। तो लंबाई कितनी आ गई, 5000। ये 1 घंटे का है, 60 से भाग कर दोगे 1 मिनट का आ जाएगा। चौड़ाई हमें कहा गया है 3 मीटर लेने को, ऊंचाई कहा गया 36 मीटर लेने को। बस कोई परेशानी की बात नहीं है। आप 6 से काटेंगे तो आपका 6 से 6 बार में कटेगा, 0 से काटेंगे 0 बार में कटेगा। 6 पचे 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 90, और 2 0 को और बड़े प्यार मोहब्बत से यहाँ लगा दो। 9000 मीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बनेंगे तो इंस्पेक्टर ही बनेंगे। राहुल सिंह कहते हैं थोड़ा रफ्तार पकड़िए। बहुत शानदार राहुल सिंह भाई, एक काम करो, आप वीडियो को बाद में रफ्तार से ही देख लेना, क्या परेशानी है आपको। आप एक काम करो, वीडियो को बाद में 2x के स्पीड में देख लेना, फिर आप लाइव मत देखो, आप रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला गया है। बोला गया है लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो दिया गया है 7, 5 और 3 के अनुपात में। वोल सरफेस दिया गया है, इतना वॉल्यूम पूछा गया है, बताओ। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है, अनुपात में दे रखा है कि नहीं दे रखा है। इसकी लंबाई 7x हो जाएगी, इसकी चौड़ाई 5x हो जाएगी, इसका हाइट 3x हो जाएगा। टोटल सरफेस का एरिया दे दिया है। टोटल सरफेस का एरिया दे दिया है तो यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे, और x की वैल्यू निकालने के बाद हम वॉल्यूम निकाल देंगे। ये सवाल आसान है, आप खुद से कर सकते हैं, बताइए। ठीक है, खुद से कर सकते हैं या फिर मैं करवा दूं, ये बताओ पहले। चलो करवा ही देते हैं। अगर आप बोलोगे तो बोलोगे सर लंबाई हमारी 7x हो जाएगी। ठीक है, जब रेशियो में दिया गया होता है तो x के टर्म में मान लेते हैं। चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना, टोटल सरफेस एरिया इतना दिया गया है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो बोलते हैं सर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। और ये किसके बराबर होता है, तो 27832 इसके बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम लंबाई की बात करें तो 7, 5 और 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7, 5 और 3 हो जाएगा। यानी यहां पर देखेंगे तो बोलेंगे सर 2 इंटू लंबाई के स्थान पे हमें कितना लेना है, तो 7x लेना है। चौड़ाई के स्थान पर कितना लेना है, तो 5 लेना है। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर चौड़ाई पे 5 लेना है, और ऊंचाई पर कितना लेना है, तो 3 लेना है। फिर यहाँ लंबाई पे कितना लेना है, तो 7 लेना है, और ऊंचाई पर कितना लेना है, 3 लेना है। ठीक है मेरे भाई, ये वैल्यू आ जाएगी 27832 के बराबर। अगर आप देखोगे तो यहां से रहने दो, 2 को अभी फिलहाल, x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, हर किसी के पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाहर निकाल देते हैं। 7 पचे यहाँ पर हो जाएगा 35, 5 इंटू 3 हो जाएगा 15, 7 इंटू 3 हो जाएगा 21 बराबर 27832। ठीक है, फिर यहाँ बोलोगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू इसकी वैल्यू 35 और 15 50 हो गए, 50 और 20 71 हो गए, बराबर 27832। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पर हम काटें तो 2 से काटते हैं। चलो 2 से काटा तो एक बार में, चाहो तो आप सीधा का सीधा 71 से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। या 71 का 2 गुना हो गया हमारा 142 से भी काट सकते हो, बट काट लो। 2 से आपने काटा एक बार में, 2 दूनी 4, 2 तिये के 6। ठीक है,
2 3 के 6 हो गया, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 6 12। अब सीधा 71 से भी काटना चाहते हो तो 71 से काटो। 71 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 71 से काटोगे तो 13916 को आप 71 से काट के देख लो। 71 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 ज्यादा यानी 71। 9 से 1 8 हो गया, 13 से 7 6 हो गया, 681। 7 5 35, 7 8 7 56, 9 7 63। 9 से गुना करो, 9 एकम 9 और 9 7 63 हो जाता है। 11 से 9 गया तो 2 आएगा, 7 से 3 हो गया 4 आएगा और फिर आ जाएगा इतना। फिर 6 से गुना करोगे यानी ये 196 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा? तो 196 बार में। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी? 196। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 196 आ जाएगी तो एस की वैल्यू कितनी आएगी? 14 आ जाएगी। अब एक्स की वैल्यू अगर आपकी 14 आ गई है तो आपका लंबाई भी 14 इंटू 7, चौड़ाई भी आपका 5 इंटू 7 और ऊंचाई भी आपका 7 इंटू 14, 5 इंटू 14, 3 इंटू 14। सवाल में हमसे बोला है वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको क्या करना है? वॉल्यूम निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है अब आप वो देखो। तो आप बोलोगे सर इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम बराबर क्या होगा? तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यहाँ पर कोई परेशानी की बात है? लंबाई का मान 7 5 और 3 है। देखो 7x 5x 3x, एक बार इसको गुना करो। तो बोलोगे सर 7x को 5x के साथ गुना करना है और इसको 3x के साथ गुना करना है। 7 5 35 इंटू 3, ठीक है, 5 15 7 105, 105 इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा। 105 का मान 105 रखेंगे और एक्स क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पर 14 का क्यूब हो जाएगा। अब हमें इसको गुना करना है 105 को 14 के क्यूब के साथ। अब या तो यहाँ पर डिजिटल सम लगा लो, ठीक है, या तो यहाँ पर डिजिटल सम लगा लो, डिजिटल सम आता है तो, और नहीं तो अगर डिजिटल सम नहीं आता तो बैठकर गुना करो। जैसे यहाँ पर सभी ऑप्शंस के एक बार डिजिटल सम निकालोगे तो बोलोगे सर इसके डिजिट का सम देखो तो 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 देखो और 2 कितना हो गया? 13। आप जोड़ लो ना, ये 8 और 1 9 काट दो, 8 और 9 काट दो, 2 और 2 इसका डिजिट का सम 4। डिजिट सम का मतलब होता है सबको जोड़कर एक अंकों पर लेकर आना। उसी तरीके से 8 और 1 9 को जोड़ दो तो इसका डिजिट का सम 4 आएगा। डिजिट का सम भैया दो संख्याओं का बराबर आ रहा है, मतलब हम जो है डिजिट सम से कर ही नहीं सकते, फिर हमें इनको गुना करना पड़ेगा। 14 के क्यूब को 105 के साथ गुना लगाना पड़ेगा तो हम कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे देख लो कि ये संख्या 7 से कट रही है, इसमें 7 से कटने वाली कौन सी संख्या है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि जैसे मानो अगर हम ऑप्शन नंबर बी को देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 7 चौके 28, फिर 7 एकम 7 11, 7 एकम 7, ऑप्शन नंबर बी 7 से कट रहा है। अगर ऑप्शन नंबर बी 7 से कट रहा है तो हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें देखो तो 7 के पहाड़े में ये आता है। अगर ये 7 के पहाड़े में आ रहा है तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। डिजिटल सम से नहीं कर सकते आप, डिजिटल सम से चाहो तो डिजिटल सम से करना चाहो तो डिजिटल सम से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है, और 5 का क्यूब 125, 5 2 7 1 8, 8 6 48, 3 आएगा डिजिटल सम। और इसका डिजिटल सम भी कितना है? तो 8 1 9 खत्म, 8 4 12, 3 इसका डिजिटल सम आ रहा है। तो डिजिटल सम से करोगे तो भी आ सकता है आंसर, या फिर डिविजिबिलिटी से करोगे तो भी आ सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। मैंने आपको क्यों ये सवाल करवाया? ताकि आप देखो कि सवाल कितने कैलकुलेटिव आ रहे हैं पेपर में। एक्स वैक्स देकर माना जाता है तो कोशिश किया करो कि एक्स स्क्वायर को पहले निकाल के रख लो बाहर, सीधा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और लास्ट में भी ऐसा मत करना कि पूरी संख्या को गुना कर रहे हो। इतने को एक्स क्यूब के साथ गुना करना है, यानी इतने को क्यूब के साथ गुना करना है, और इसको गुना करना है तो डिजिटल सम आता है तो यहीं पर डिजिटल सम लग जाता है, या फिर डिविजिबिलिटी आती है तो लग जाता है, जिसका आपको पूरा का पूरा यूज करना है। बहुत अलग अलग सेशंस में मैंने बताए हैं। अब आप लोगों की दूसरी क्लास जो है वो दिखा रही होगी लाइव, मुझे जहां तक लग रहा है। दूसरी क्लास अभी है या 1:30 बजे है, ये बताओ पहले, अभी है या 1:30 बजे है? एक और क्लास आप लोगों की मैंने 2 क्लासेस आज लगाई हैं। मैंने कहा आज बच्चों को ज्यादा पढ़ाएंगे थोड़ा सा। एक बार मुझे देखकर बताओ कि दूसरी क्लास कितने बजे है? 1:30 बजे है, 1:15 में है, ठीक है। तो अभी जो दूसरी वाली क्लास है ना आपकी, आप उसमें लाइव आ जाओ। अभी दूसरी वाली क्लास हम लोग लेंगे 1:15 से चल रही है, सभी उसमें आ जाओ, मेंसुरेशन की क्लास नंबर 2 में, फिर वहां से आगे और कंटिन्यू करते हैं। आ जाइए, जल्दी से आ जाइए।